अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की खबरों पर तज्जियों और तबसरों के साथ प्रोग्राम दिन भर में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौराए दोशंबे और उनकी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत पहुँच गए हैं, जहाँ पर वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी हुई है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा चीनी सदर से भी उनकी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोज़ा इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के इजलास में शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म आस्ताना में SCO प्लस के सरबराही इजलास भी करेंगे, जहां वो काउंसिल के इजलास में इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इसी पर ही बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली साहब ने, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के इन दौरों के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे, और आज उन्होंने रूसी सदर से भी मुलाकात की है, तो कितनी इम्पैक्टफुल ये मुलाकात हो सकती है? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, पाकिस्तान की जो मौजूदा ख़ारजा पॉलिसी है, उसका एक बड़ा अहम महवर ये है कि पाकिस्तान दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें जो हैं उनसे दो तरफ़ा सतह पे अमन, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के हवाले से करीबी और ताउन का ख़्वाह है। चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो। जिस तरह के आप जानती हैं कि एशिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज इमर्ज कर रहा है, जो कि इस खित्ते की सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और कनेक्टिविटी के हवाले से आला सतही राब्तों को रेगुलरली इंश्योर करता है। तो मैं समझता हूँ ये जो सदर पुतिन के साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना, इसको समझना ज़रूरी है। और जो 3 बातें इसमें सामने आई हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान और रूस के जो बतदरीज इम्प्रूव होते हुए ताल्लुकात हैं, वो दो तरफ़ा मफादात के ऊपर मबनी हैं। उनका मकसद किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ महाज़ाराई या उसके मफादात को नुकसान पहुँचाना नहीं है, और साथ ही साथ दोनों ममालिक तवानाई और इक़्तिसादी ताउन को, बैंकिंग चैनल्स को इम्प्रूव करके मज़ीद वुसअत और तरक्की देना चाहते हैं। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में मौशी सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दीगर ममालिक के भी दौरे किए थे। सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से और तिजारत बढ़ाने के हवाले से जो है वो बातचीत की गई थी। ताजिकिस्तान का उन्होंने दौरा किया, वहाँ के जो लीडरशिप थी मुलाकात की। अब काज़ाकिस्तान में मौजूद हैं, शंघाई ताउन तंजीम की पे भी साइड लाइन मुलाकातें हो रही हैं। तो ये इकनॉमिकली कितना जो है वो फ़ायदेमंद हो सकता है पाकिस्तान के लिए, ख़ुसूसन सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखें, इस बात को 3 एतबार से समझा जा सकता है। पहली बात ये है कि ये बिल्कुल सही है कि चूँकि पाकिस्तान इस वक्त बड़े माशी चैलेंजेस से दो-चार है, तो इस वक्त पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का भी जो मरकज़ है, वो बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए, पाकिस्तान की बड़ी तिजारती मंडियाँ तलाश की जाएँ। तो ये जो पहला पहलू है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। दूसरा पहलू ये है कि इस SCO के इजलास से पहले जो SCO के कई अहम इस खित्ते के ममालिक हैं, उनके दौरे से भी ये बात साबित होती है कि बाज़ाब्ता तौर पे बायलैटरली इन ममालिक से आला सतही मुलाकातें करना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि वस्ती एशिया में भी अपने तिजारत को और माशी ताउन को आगे बढ़ाना चाहता है। और SCO का फोरम, मैं समझता हूँ, जब वज़ीर-ए-आज़म उससे खिताब करेंगे तो यकीनी तौर पे उसका नुक्ते अरूज होगा, जिसमें वो बाज़ाब्ता तौर पे SCO के तमाम मेंबर ममालिक के साथ इस खित्ते की माशी तरक्की, कनेक्टिविटी और तिजारती रवासिल को आगे बढ़ाने के ऊपर जोर देंगे। अच्छा सर, अगर हम इस तमाम तर दौरों का दूसरा रुख देखें, आज उन्होंने रूसी सदर से मुलाकात भी की। इससे कबल हमने देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ईरान का दौरा किया और जब ईरानी सदर पाकिस्तान आए, तो अमेरिका की जानिब से जो रद्द-ए-अमल था वो इतना अच्छा नहीं था। तो आपकी इस पर क्या टेक है कि कुछ ऑपोजिट भी हो सकता है, या फिर मामलात बिल्कुल ठीक रहेंगे? देखिए, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि पाकिस्तान की मौजूदा जो ख़ारजा पॉलिसी है,
اس میں ایک بڑا احتیاط کا عنصر پنہا ہے کہ پاکستان موجودہ ایمرجنگ اور ریسرجنٹ جتنی عالمی طاقتیں ہیں، چاہے امریکہ ہو، چاہے چین ہے، چاہے روس ہے، ان سب کے ساتھ دو طرفہ تعاون کو معاشی مفادات کے لیے آگے بڑھانا چاہتا ہے، اور تصویراتی اعتبار سے کسی ایک پاور سینٹر کا حصہ بن کے دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہتا۔ اور پاکستان کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس الائنس کی، اس کلوز الائنس کی پارٹنرشپ کی پاکستان نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم روس کے صدر سے مل رہے ہیں، تو بالکل عین اسی وقت پاکستان کے اندر امریکی اور پاکستان کی افواج جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جنگی مشقیں بھی کھاریاں میں جو ہے اس میں بھی ملحوظ ہے، اس میں بھی اس وقت مصروف ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کسی ایک ملک کے ساتھ روابط کو آگے بڑھانے کا مقصد یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تمام ممالک کے ساتھ مل کے، چاہے وہ امریکہ ہو، چین ہو، روس ہو، اس خطے میں امن کو، ترقی کو، کنیکٹیویٹی کو اور خوشحالی اور استحکام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کے وقت کا سید محمد علی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، ہمارے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کے دوروں کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر بات چیت کر رہے تھے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاج کرنے والے اساتذہ نے سندھ اسمبلی جانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور انہیں آرٹس کونسل کے قریب روک لیا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ مذاکرات اس وقت جاری ہیں اور وہاں پر محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام وہاں پر موجود تھے، اور ابھی کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ دھرنا ختم ہو چکا ہے۔ جی ہاں بالکل، سندھ اسمبلی یہ جانے کی کوشش کر رہے تھے، سندھ اسمبلی پہنچے، وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا، ان سے مذاکرات کی کوشش بھی کی گئی، اور یہاں پر کچھ مشتعل مظاہرین کی جانب سے احتجاج جب کیا گیا تو ان پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا، لیکن بہرحال یہ دھرنا اب ختم کر دیا گیا ہے۔ صورتحال کیا ہے، رؤف نان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ رؤف نان، دھرنا ختم کر دیا گیا ہے، اس سے پہلے بات چیت کی، مذاکرات کی کوشش بھی کی گئی تھی، کیا معاملات کوئی حل ہونے کی جانب بڑھے ہیں؟ جی بالکل، یہ نیشنل کمیشن ہیومن ڈیولپمنٹ کے تحت بھرتی ہونے والے اساتذہ ہیں جن کی مجموعی تعداد 5150 ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد انہیں محکمہ تعلیم سندھ کے ماتحت کر دیا گیا تھا، اور 2021 سے یہ بار بار احتجاج کرتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ انہیں ریگولر کیا جائے۔ آج جب یہ سندھ اسمبلی پہنچے تو پولیس کی رکاوٹیں تھی، اور تمام رکاوٹیں عبور کرنے، لاٹھی چارج ہونے کے باوجود یہ سندھ اسمبلی تک پہنچنے میں کامیاب رہے اور پولیس انہیں روکنے میں ناکام رہی۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر کے جو ہے وہ اساتذہ کا وفد لے کر سیکرٹری تعلیم کے دفتر پہنچے، جہاں سیکرٹری تعلیم کے ساتھ جو احتجاجی اساتذہ ہیں ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے اندر یہ طے پایا کہ سیکرٹری تعلیم سندھ کی جانب سے سمری ارسال کی گئی لاء ڈپارٹمنٹ کو، کیونکہ اس میں لاء ڈپارٹمنٹ کی مشاورت ایڈوائز ضروری ہوگی، کیونکہ یہ کانٹریکچوئل بھرتی امپلائیز تھے اور وفاق کے ماتحت بھرتی ہوئے تھے۔ ان کا پروگرام تھا نیشنل کمیشن ہیومن ڈیولپمنٹ، اس کے تحت بھرتی ہونے والے اساتذہ تھے۔ اس کے بعد یہ محکمہ تعلیم سندھ کے ماتحت ہوئے، انہیں ٹرانسفر کیا گیا، تو اسے جو جب ریگولرائز کیا جائے گا تو لاء ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائز ضروری ہے، تو لاء ڈپارٹمنٹ کو سمری موو کر دی گئی ہے، اور ان احتجاجی اساتذہ کو سیکرٹری تعلیم سندھ کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انہیں ریگولرائز کر دیا جائے گا، لیکن تمام جو قانونی تقاضے ہیں، طریقے ہیں، انہیں پورا کیا جائے گا۔ تو احتجاجی اساتذہ نے سیکرٹری تعلیم سندھ کی یقین دہانیوں کے بعد یہ احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جب ہم بتائیے گا کہ اس کے لیے ٹائم فریم کیا رکھا گیا ہے؟ 5150 کل اساتذہ کی تعداد ہے، کیا سب ایک ساتھ جو ہے وہ ریگولر ہوں گے یا مرحلہ وار ان سب کو کیا جائے گا، اور کب تک ہوں گے یہ؟ آج بالکل، اس سے قبل بھی اس طرح کے احتجاجی اساتذہ جو کانٹریکچوئل بھرتی تھے ان کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد ریگولرائز کر دیا جاتا ہے، لیکن لاء ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائز لی جاتی ہے، کہیں قانونی طریقے جو قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ احتجاجی اساتذہ کو سمری دکھا بھی دی گئی ہے جو لاء ڈپارٹمنٹ کو موو کی گئی ہے، اور وہ اس یقین دہانی پر انہوں نے احتجاج ختم بھی کر دیا گیا، لیکن کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا۔ جب احتجاجی اساتذہ سے ہم نے سوال کیا کہ سمریاں تو اس سے قبل بھی کئی بار
बार मूव होती रही हैं। अगर समरी रिजेक्ट हो जाती है लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से तो उसके बाद अगला लाएमल क्या होगा। तो एहतजाजी असातिज़ा का यही कहना था कि वो एक बार फिर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे और सिंध असम्बली के बाहर धरना देंगे। तो एहतजाजी असातिज़ा को महकमा तालीम सिंध की जानिब से, सेक्रेटरी तालीम सिंध की जानिब से यकीन दहानी तो करा दी गई। अब देखना ये कि आया इन्हें रेगुलर किया जाता है या नहीं किया जाता। ये है कि यकीन दहानी तो करवाई गई है, क्या उनके मुतालिबात भी अमली तौर पर माने जाते हैं या नहीं। हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम तर डिटेल्स बता रहे थे। राव अफनान, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर में आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज, घरेलू अशिया पर बजट में लगे 18% सेल्स टैक्स के असरात आना शुरू। बच्चों, बड़ों और बूढ़ों की बुनियादी ज़रूरत दूध भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा है। पाकिस्तान भर में ताज़ा दूध, डिब्बे वाला दूध, खुश्क दूध और मासूम बच्चों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी मेडिकेटेड ब्रांडेड दूध भी महंगा हो गया है। खुश्क दूध 300 से 400 रुपए तक महंगा हो चुका है, जबकि खुश्क दूध का पैकेट 2100 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए का हो गया। और सिर्फ खुश्क दूध ही नहीं, बजट के असरात टेट्रा पैक दूध की कीमत पर भी पड़े हैं और 75 रुपए इजाफा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसके असरात मुख्तलिफ शहरों में देखे जा रहे हैं। लोगों का रद्द-ए-अमल भी आना शुरू हो गया है। दुकानदार भी इस हवाले से जो है वो बात कर रहे हैं और बरहमी का इजहार कर रहे हैं। क्या सूरत हाल है हमें जानेंगे। कराची की बात कर लेते हैं। अबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। अबीब खान, बताइएगा, जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी वो भी महंगी कर दी गई हैं, उन पर भी 18% जो सेल्स टैक्स है वो आयद कर दिया गया है। क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है इस पर? बजट में जो सेल्स टैक्स ऐड किया गया है 18%, उसके मनफी असरात जो है वो अब मार्केट में नज़र आने लगे हैं। टेट्रा पैक कंपनियों की जानिब से दूध की जो कीमत है उसमें इजाफा कर दिया गया है। बड़ा इजाफा है, 75 रुपये फ़ी लीटर जो है वो दूध की कीमत में इजाफा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ रिटेलर वेलफेयर एसोसिएशन के जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, फरीद कुरैशी साहब मौजूद हैं। फरीद साहब, ये बताइएगा कितना कंपनियों की जानिब से इजाफा किया गया है और मार्केट में नई कीमत क्या हो गई है? 1 लीटर पर 75 रुपये का इजाफा एक चीज़ पर जब इसके बजट पर असर पड़ेगा तो बिजली के रेट अलग बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद और पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए। अब ज़रूरत अशिया में चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया है, चावल और दालों में भी इजाफा हो रहा है। तो जहाँ तक ये आवाम के लिए बहुत मुश्किल बजट है और आवाम हुकूमत को चाहिए कि इस पर दोबारा गौर करें। 75 रुपये फ़ी लीटर दूध के कीमत में इजाफा, यानी पूरा महीने का जो बजट है वो आउट हो जाएगा। और यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत इस ना सिर्फ टैक्स के ऊपर नज़रसानी करे, बल्कि जो कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं उन कीमतों के ऊपर भी जो है वो कंपनियों को जो है वो कंट्रोल किया जाए। जी, तो हबीब खान हमें कराची की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे और उनका यही कहना है कि अवाम एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि दोबारा से जो है वो नज़रसानी की जाए और टैक्सेस को कम किया जाए। अब बात कर लेते हैं शहरोज़ इबाद से और जानते हैं कि फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है। शहरोज़, बताइएगा कि फैसलाबाद के अवाम क्या कहते हैं। बुनियादी ज़रूरत दूध महंगा हो गया, क्या उनका रद्द-ए-अमल है इस पर? वफाकी बजट के बाद हर चीज़ की कीमतें आसमान को छू रही हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। अशिया खुद नोश की से लेकर तमाम चीज़ें जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब सिर्फ बात कर ले अगर हम बच्चों के दूध की, तो खुश दूध की कीमत में भी जो है वो 400 से 500 रुपये तक जो है वो इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर हम खुले दूध की बात करते हैं तो खुला दूध जो 180 रुपये किलो मिलता था अब वो 200 रुपये किलो तक पहुँच गया है। अगर हम बात करें टेट्रा पैक जो दूध है उसकी कीमत में भी 1000 रुपये इजाफा हुआ है, यानी कि जो एक दर्जन जो छोटे दूध का जो पैकेट 4100 रुपये का मिलता था अब उसकी कीमत जो है वो 5100 तक पहुंच गया है। इसी तरह तमाम जो दूध की कीमतें हैं उसमें जो है वो इजाफा हो गया और जो सेल टैक्स है उसका नफाज कर दिया गया है। और आवाम हुकूमत से यही मुतालबा कर रही है कि एटलीस्ट खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी कीमतें जो है वो कम की जाए और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चों के जो दूध हैं उनकी कीमतें जो है वो कम की जाएँ। जी ठीक है, इस पर जो है वो शहरियों का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और दुकानदार भी जो है वो इस हवाले से बरहमी का इजहार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि यकीनन इससे जो आवाम हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन होल सेल्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब आपके वक्त का। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं ज़िंदगी की वो भी महंगी कर दी गई हैं। डेफिनेटली टैक्स आयद हुआ तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगी हो गई हैं। आवाम को मुश्किलात का सामना है, रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, अभी जो आपने देखा होगा कि अभी इंटरनेशनल मार्केटें दालों की बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है, इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है जो 1.25 अरब की आबादी है, 125 करोड़ की आबादी है। जाहिर सी बात है उधर दाल ज़्यादा खाई जाती है और उनकी भी फसलें ख़राब हुई हैं। ये कराची में भी इम्पेक्ट आया है, पूरे पाकिस्तान में आया है। दूसरा, अभी जो माहौल जो बनने जा रहा है बजट के बाद,
वो अभी तो आफ्टर शॉक इसके बाकी हैं। देखें, ये जो आप देख रहे होंगे, दालें, चावल, घी, तेल, मसाला जात, दूध, पेक, इन सब पे सेल टैक्स आयद हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि अभी कैपेसिटी तो किसी की भी नहीं है, ना तनख्वाहदार तबका और ना निजी इदारों में काम करने वाले हों, उनकी तो तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी हैं। तो ये बजट अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। ये बजट बिल्कुल अवाम के खिलाफ है पूरा। ना बिजली के बिल भर सकते हैं, ना बच्चों की तनख्वाहें, और ना खाना खा सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि अवाम को इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। दूसरा, आप जो रोजगार कमाने वाले हैं, दुकानदार हजरात देखें, रिटेलर या होलसेलर, वहां भी लोग फारिग कर रहे हैं लोगों को। जब ये माहौल होगा और बिजली हमारे यहाँ 16-16 घंटे नहीं होती, जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री कहाँ से चलेंगी, दुकानदार कहाँ से काम करेगा, ये कैसे रोजी रोटी कमाएगा। ये तो ऐसा माहौल करने जा रहे हैं कि चंद अशरफिया को इतनी मराहतें दी गई हैं कि तनख्वाहदार तबका जो सरकारी मुलाजिम हैं, सूबाई या वफाकी, उनकी मराहतें, उनकी पेंशनें सब बढ़ा दी गई हैं, लेकिन निजी इदारों में कहीं भी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। बिल्कुल। तो ये एक आप कह रहे हैं कि जो सरकारी अफसरान हैं उनको मराद भी दी जाती हैं, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ है, लेकिन जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन टैक्सेस की भरमार है। बात कर लेते हैं, एहसन मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहिर मईशत हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, अगर हम टैक्सेस की बात करें तो जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर आवाम पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तमाम तरह फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल इसके बरअक्स है कि टैक्सेस की भरमार है, लेकिन अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हुकूमत की जानिब से जो इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं, क्या जो हदफ हुकूमत ने मुकर्रर किया है कि मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है, क्या वो कामयाब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत, बात ये है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जितनी ब्रूटल टैक्सेशन है और लोग जो चीख रहे हैं, और अभी सैलरीड क्लास को तो 1 अगस्त को जब जुलाई की सैलरी मिलेगी तो फिर सैलरीड क्लास चीखेगी। उनको तो अभी पता ही नहीं है कि उनके साथ टैक्सेशन में क्या सलूक हुआ है। और मैं ये जो देख रहा था और सुन रहा था, ये जो दूध के ऊपर इन्होंने किया है, उसके ऊपर वज़ीर खजाना का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि डब्बे वाला जो दूध है वो तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अफोर्डेबिलिटी का। इश्यू ये है, ये जो टैक्सेशन जितनी भी इन्होंने 3,500 अरब रुपए के एक्स्ट्रा जो टैक्सेस लगाए हैं, ये पाकिस्तान इनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इससे बेहतर टैक्सेशन हो सकती थी, इससे बेहतर तरीके से लोगों, आपने पीएसडीपी में जो पैसे रखे हैं, आप उससे कट क्यों नहीं लगाते? आप वो जो आम पब्लिक की कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनको रिलीफ क्यों नहीं देते? मतलब आपने अपने एमएनए को फंड देने के लिए वो पैसे रख लिए ताकि हम लोगों को ऑब्लाइज कर सकें, ताकि वहां से ठेके इशू हो, लोग पैसे बना सकें। आप ये मुझे नहीं लगता कि ये जुलाई के महीने के बाद गवर्नमेंट को इस बजट को रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको फंड्स अवेलेबल ही नहीं होंगे जो इन्होंने टारगेट्स रखे हैं। आप दूसरा सेक्टर ले लें, रियल एस्टेट का सेक्टर है, उसमें भी मतलब आज 3 तारीख है, कोई क्लैरिफिकेशन एफबीआर ने इशू नहीं की है। जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज हैं वो चौक पड़ी हुई हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है एफडी कैसे पे होनी है, कोई टैक्सेशन का मैकेनिज्म नहीं है। लेट फाइलर की आपने एक नई इस्तेलाह कर दी है, लेकिन जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज हैं उनके पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है कि वो चेक करें कि लेट फाइलर कैसे चेक होगा। एहसन साहब, पीएसडीपी पे कट लगाने की आपने बात की है, उससे पहले तो ज़रूरी ये है कि हुकूमती अखराजात को कम किया जाए। जो इनके अपने अशराफिये के खर्चे हैं उन पर अगर कट लगाया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत सा रिलीफ अवाम को दिया जा सकता है। निशान भाई, उसके लिए नेक नियति चाहिए, और सच्ची बात ये है हमारी अवाम भी थोड़ी सी बेहिस हो चुकी है। अब बात ये है, आप एक पॉजिटिव एहतजाज भी तो कर सकते हैं ना। जो जहां जिस एरिया में रहता है उसके घर के पास जो भी कोई एक मेन बड़ी रोड है, अगर वो उस पे जाके अपनी फैमिली के साथ बैठ जाए पूरा मोहल्ला, तो क्या होगा?
मतलब लोग इतनी महंगाई के बावजूद भी बाहर नहीं निकल रहे। इसका गवर्नमेंट को तो यही मैसेज जाता है कि लोगों की बाइंग पावर है और वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो लोगों की भी तो बेहिसी है ना कि वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। सर, लोगों को बाहर एहतजाज का भी तो निकलना फिर चाहिए। हुकूमत पर कोई असर नहीं होता ना। अभी कराची में एहतजाज चल रहा था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वहां पर जो है वो डंडे चला दिए जाते हैं, लाठीचार्ज कर दिया जाता है। फिर हुकूमत भी तो फिर निशान भाई वो बिल्कुल डंडे बिल्कुल चल जाते हैं 500, 1000, 2000 बंदे पे। और अगर यही क्राउड बढ़ाओ तो फिर मैं देखता हूँ ये डंडे कैसे चलाते हैं। डंडे तभी चलते हैं जब क्राउड कम होता है और पुलिस वाले ज्यादा होते हैं। जिस दिन पुलिस वाले कम और क्राउड ज्यादा होगा तो आपने भी पुलिस वालों को भागते हुए देखा है और मैंने भी देखा है इसी मीडिया पे। और बात यह है, एक खामोश एहतजाज से तो कोई आप रियासत की में मुदाखलत नहीं कर रहे ना। मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ आप और हम सिर्फ अपने एरिया की बड़ी रोड के ऊपर बैठ जाए अपनी फैमिली के साथ, कोई डिस्टर्बेंस ना करे। एटलीस्ट ये जो बेहिस गवर्नमेंट है इसको अंदाजा तो हो कि इसने क्या ब्लंडर किया है। एक इंपोर्टेड वजीर खजाना ला के हमारे ऊपर बैठा के, जिसका कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, ऊपर से एक जो एफबीआर है ऐसा अदारा जिसको पॉलिसी बनाने की मतलब समझ ही नहीं है कि यार उसको पाकिस्तान के डायनामिक्स को देखे। उसके मुताबिक आपका काम था कि आपने जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लेकर आना है। आपने ऐसी टैक्सेशन माशाल्लाह अनाउंस कर दी है जो मौजूदा टैक्स निजाम में है वो भी यहाँ से भागने के चक्रों में है। यकीनन मैकेनिज्म सबसे पहले बनाने की ज़रूरत है। मैकेनिज्म नहीं होगा तो किस तरह से मामला ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल रऊफ साहब चेयरमैन होलसेल एसोसिएशन वो हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कि 4 रोज़ कबल कराची के इलाके में माड़ीपुर में नाले से बरामद होने खातून और 2 बच्चों की लाशों के पोस्टमार्टम से इंकशाफ हुआ है कि दोनों कमसिन बच्चों का रेप करने के बाद उन्हें गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया था। गुज़श्ता हफ्ते 29 जून की शाम माड़ीपुर पुलिस की हुदूद शेर मोहम्मद गांव से 25 साला खातून और उसकी 6 साला बेटी और 2 साला बेटे की लाशें नाले से मिली थी। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद ने मंगल को बताया कि पोस्टमार्टम में तस्दीक हुई है कि नाबालिग बच्ची और उसके भाई दोनों को रेप किया गया है, जबकि 6 साला बच्ची को वहशियाना अंदाज में जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। शाहमीर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर बताइएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, क्या इंकशाफात हुए हैं और पुलिस क्या कार्रवाई अब इस सिलसिले में कर रही है? जी बिल्कुल, एसएसपी किमाड़ी की सरबराही में तफ्तीशी टीम जो है इस केस पे काम कर रही थी और बताया गया है कि चंद मुतअद्दिद अफराद हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और उनसे तफ्तीश भी की जा रही है। ताहम रुकैया नामी खातून है, उनके साथ उनके बेटे के साथ जो है ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। ताहम इन्वेस्टिगेशन टीम है उनका ये बताना है कि मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइंदा 24 घंटों में आएगी, जिसके बाद मजीद भी तफ्तीश को में जो है मदद मिलेगी। किसी किस्म का तशद्दुद का निशान जो है इन तीनों मकतूलीन के जिस्म पर नहीं मिला है। बताना था कि तीनों अफराद को कत्ल करने के बाद नाले में फेंका गया जहाँ से इनकी लाश की काम वाकई का मुकदमा पहले ही रुकैया नामी खातून के शौहर की मुद्दत में दर्ज किया गया था। जिन खातून के पास ये दम कराने जाती थी खातून, उनका भी बयान पुलिस ने दिया है। ताहम वहाँ से जो है वहाँ पे इनके आने के और फिर घर से वापस जाने के शवाहिद जो पुलिस को मिल गए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद हैं जिनको पुलिस ने तफ्तीश के दौरान शनाख्त किया है, इनको जेर हिरासत दिया गया है और मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तमाम मामले की तफ्तीश कर रही है और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। शाहमीर हमारे साथ मौजूद है। शाहमीर, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं थी, तो हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी है। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भिजवाई, जबकि सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी गुज़श्ता दिनों रिपोर्ट जमा करवा चुके हैं। गैरी क्रिस्टन ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों के डिसिप्लिन, खिलाड़ियों की सोच और खेल से आगाही पर तफसील तौर पर बात की है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी रही, जिस पर तनकीद भी बहुत ज़्यादा की गई और उसके बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया था कि हमने ये सोचा था कि शायद छोटी मोटी तब्दीलियों से मामला सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बड़ी
सर्जरी की ज़रूरत है। अब देखना यह है कि ये बड़ी सर्जरी किस तरह की होती है और किसको जो है वो उखाड़ पिछाड़ किसकी की जाती है। जो सीनियर मैनेजर हैं वहाब रियाज, उन्होंने अपनी एक अलग से रिपोर्ट जमा करवाई थी और अब हेड कोच गैरी क्रिस्टन की जानिब से भी जो है वो रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद। बेग साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पूछना ये चाह रहा था कि बड़ी सर्जरी होनी है बकौल मोहसिन नकवी साहब के, ये सर्जरी किस किस्म की हो सकती है और ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, सर्जरी का तो मोहसिन नकवी साहब ने जब 9 जून को हम भारत के खिलाफ मैच हारे थे तो उन्होंने कहा था सर्जरी होगी। लोग इंतजार करते रहे, ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ रहा है। लोग ये तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम में कुछ बड़े बुर्ज जो है वो उल्टे जाएंगे। खास तौर पर वहाब रियाज जो थे वो बड़े तनकीद का हदफ थे, क्योंकि वो ऑल इन ऑल थे और उनके इन इकदामात की वजह से मोहसिन नकवी साहब की भी शोहरत को नुकसान पहुंच रहा था। उनकी क्रेडिबिलिटी भी दांव पर लगी हुई थी कि किस तरह के फैसले किए जा रहे थे। लेकिन अब चूंकि कल आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद रिजवान की, तो उससे तो मैं अपने 30 साल तजुर्बे की रोशनी में यही कह सकता हूँ कि कहीं मोहम्मद रिजवान तो कप्तानी की दौड़ में एक सबसे आगे नजर आएंगे। मुझे तो लग रहा है जिस तरह की उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि अभी कप्तान का फैसला नहीं हुआ और पाकिस्तान ने अक्टूबर में खेलनी है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, उससे पहले अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ, और फिर पाकिस्तान नवंबर में जाकर व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेगा जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। तो अभी देखें, सर्जरी का आगाज तो हुआ चाहता है। सर्जरी तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हो रही होगी। आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के हवाले से मेन बिल्डिंग को डिमोलिश किया जा चुका है, नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। लेकिन सब शायकीन क्रिकेट की नजरें उस सर्जरी की तरफ मरकूज है जिसका मोहसिन नकवी साहब ने वादा किया। जो ग्रुपिंग का मामला है ये पहले भी सामने आया था कि टीम में ग्रुपिंग है, बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ वहाँ पर काम करते हैं या खेलते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को पहले क्यों नहीं सीरियस लिया गया? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में चूंकि सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर होता है, तो जो चेयरमैन आता है उसको समझने में वक्त लग जाता है कि कैसे क्रिकेट के मामला चलाए जाएं। और जब तक वो समझने की कोशिश करता है तो हमारे कुछ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि वो फिर उस चेयरमैन के गिर्द घेरा डाल देते हैं और उसको फिर वो गाइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं होता कि क्या होना है। तो इस तरह से मोहसिन नकवी साहब के साथ हुआ है, माजी में भी ऐसा हो चुका है जब ज़कार अशरफ साहब चेयरमैन थे। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए और इस तरह की चीजें अगर होंगी। अच्छा सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि ठीक है, हम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से दोबारा से रब्ता करेंगे। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उस रिपोर्ट में भी हवाले से उन्होंने बात की है कि खिलाड़ियों में फिटनेस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इसी पर ही बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। फैसलाबाद से आपको खबर देते हैं कि फैसलाबाद की जिला कचहरी में फायरिंग हुई है, जिससे 2 वकला समेत 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक भी बताई गई है। तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मोहम्मद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज, ये वाकया क्या है और अब पुलिस ने गिरफ्तारी भी ये की है, क्या मजीद इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है फैसलाबाद की जिला कचहरी में। 17 साल मुलजिम है जो कचहरी में दाखिल हुआ है और उसने औरंगजेब नामी जो वकील है उस पर जो है अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। 2 गोलियां इस वकील को लगी हैं, जबकि इसके एक साथी वकील वो भी जो है जख्मी हुआ है, जबकि 2 जो वहां पर राहगीर थे, उनमें खातून शामिल हैं और एक मर्द शामिल है, वो भी जख्मी हो गए हैं। टोटल 4 अफराद हैं जो इस वाकये में जख्मी हुए हैं और एक जख्मी जो है उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जिशान, ये फैसलाबाद का बड़ा अहम इलाका है, जिला कचहरी, उसके सामने ही RPO का ऑफिस है और CPO का भी ऑफिस है। तो पुलिस के बड़े अफसरान के जो है वो सामने ये जिला कचहरी का ऑफिस है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये 17 साल हमला आवर है, नौजवान है, ये क्या वजूहात क्या सामने आई है, क्यों फायरिंग की इसने? जी बिल्कुल जिशान, अभी जो तफसीलात सामने आई है उससे ये लग रहा है और पुलिस ने ये कहा है कि इनकी जो खानदानी दुश्मनी जो है चली आ रही है, क्योंकि जिस वकील के पास ये केस लगा हुआ है वहाँ पर इन्हीं के जो है वो रिश्तेदार जो है वो उन्होंने इस पर केस किया हुआ था। तो ये कोई फैमिली का जो है डिस्प्यूट चल रहा है, कोई दुश्मनी का मामला है जिस पर पुलिस ने अभी तक की जो तहकीकात की हैं, क्योंकि मुलज़म अब गिरफ्तार है, उसे असला भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। तो आए रोज ये जो वाकयात हो रहे हैं फैसलाबाद की जिला कचहरी में, इस पर फैसलाबाद के आज जो वकला हैं इन्होंने काम छोड़ जो हड़ताल की है और अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला का कहना था कि अगर ये मामला ठीक ना हुए तो फिर कल भी जो है वो स्ट्राइक की कॉल दी जा सकती है, क्योंकि आए रोज
वकला पर जो है वो हमले हो रहे हैं, पुलिस जो है बिल्कुल सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे रही, कोई भी आता है असला लेकर दाखिल हो जाता है कचहरी में और फायरिंग करके चला जाता है। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक जो है वो मामला है। तो अब तक की जो जानिब से कहा गया है कि इस पर एक्शन लिया जाए और तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए, अदरवाइज हड़ताल करेंगे। शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद है। शहरोज, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि टैक्सों की भरमार में अब स्टेशनरी आइटम्स भी शामिल हो गई हैं। हुकूमती फैसले के बाद मुख्तलिफ ब्रांड्स की रंगीन पेंसिल सेट्स, फाउंटेन पेन्स और स्याही तक महंगी कर दी गई है, जबकि ये सब वालिदैन और बच्चों की पहुंच से भी दूर हो गया है। बजट में स्टेशनरी की अशिया पर टैक्स बेतहाशा आयद कर दिया गया है। स्टेशनरी आइटम्स महंगी होने से तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर होने का खदशा है। हमारी नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़ैनब, बताइएगा कि स्टेशनरी अशिया महंगी होने पर वालिदैन का क्या रद्द-ए-अमल है? अरे बजट में स्टेशनरी का सामान भी टैक्स में उसकी वजह से बच नहीं सका है। स्टेशनरी के सामान पर 10% टैक्स आयद किया गया है, जिसके बाद जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। खालिद परवेज़ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, मुझे बताएं, अगर कापी पेंसिल रबड़ पर उन्होंने लगा दिया ये टैक्स, तो ये तो एक जो लोग पढ़ रहे हैं वो भी भाग जाएंगे इससे। ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, इनको फिलफौर वापस लेना चाहिए ये टैक्स पाकिस्तान में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोई दुनिया का एक मुल्क बता दे जिस पर एजुकेशन पर टैक्स हो, और मुल्क ही एहतजाज करेंगे। जहाँ जहाँ हमारे स्टेशन काम कर रहे हैं हम उनका भरपूर साथ देंगे। जो ख़ास तौर पे बच्चे परेशान हैं, वालिदैन परेशान हैं इस चीज़ों पे टैक्स लगने की वजह से। उनका यही कहना है कि टैक्स को हटाया जाए ताकि जो पढ़ाई तो एक अपनी सिंत में ठीक जाए, लेकिन उसके साथ ही साथ मुआशी हालात भी मुल्क के जो हैं वो ख़राब ना हों। जी, यकीनन वालिदैन को भी इससे मुश्किलात का सामना है। जो दुकानदार हैं वो भी अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। क्या रद्द-ए-अमल इस पर सामने आ रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। वही है, और किताबें और कापियाँ लेना ज़्यादा मुश्किल है। जितनी स्टेशनरी महंगी होगी माँ बाप पे उतना ही बर्डन है। जब मैं पिछली बार अपने पापा के साथ आया था तो ये चीज़ पेंसिल इधर शॉर्पनर सस्ती मिल रही थी। अगर ये इसी तरह महंगी मिलती रही तो मैं कैसे पढ़ूंगा। पिछली दफ़ा चीज़ें फिर भी कोई मुनासिब तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लग रहा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ये महंगी दे रहे हैं। ये मैं मेरी पहुंच में तो ये भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा सकूं। गवर्नमेंट को चाहिए कि गरीबों का और ये जो माड़े बंदे हम जैसे जो गरीब तबका है, लो तबका है, उनका ख्याल करे। टैक्स उन्होंने हर चीज़ में इंक्रीज़ कर दी है। एटलीस्ट जो बच्चों की एजुकेशनल एक्सेसरीज़ हैं और बाकी जो स्कूल के एक्सपेंसेस हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं। इन चीज़ों पे टैक्स वगैरह उन्हें वापस लेना चाहिए। तो वालिदैन की राय आपने सुनी। उनका कहना है कि हुकूमत दावे तो करती है कि तालीम पर तवज्जो दी जाएगी और तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन इसके बरअक्स इकदाम किए जाते हैं और इसी तरह से स्टेशनरी अशिया महंगी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो सकती हैं। देखना यह है कि टैक्सेस के हवाले से नज़रसानी की जाती है, और अगर की जाती है तो इसमें कितनी ताख़ीर होती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।